हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सतपाल राठी फ्रॉम एन पी सुनिया वाली। आप सभी का एन पी सुनिया वाले में स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो ये कक्षा 8वीं की भारतीय खोज नामक पुस्तक के दूसरे पाठ तलाश की वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम 5 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो अभ्यास के प्रश्नोत्तर है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये जो पाठ है तलाश, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है और इस पाठ के अंदर जो भारत के अतीत की विशेषताओं को जानकर उन्होंने भारत की शक्तियों को पहचानने की कोशिश करी थी। उन चीज़ों की तलाश के बारे में उन्होंने अपने इस पाठ के अंदर विचार व्यक्त की है। तो बिना समय खराब किए हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, भारत की अमरता के विषय में नेहरू जी के मन में कौन कौन से सवाल या प्रश्न जो है वो उभरते थे। भारत की जो अमरता है उसके विषय में नेहरू जी के मन में कौन कौन से सवाल उभरते थे, इन बारे में पूछा गया। तो भारत के अतीत को लेकर नेहरू जी काफ़ी जो है, या भारत की जो अमरता को लेकर काफ़ी जो नेहरू जी है बड़े मतलब अभिभूत थे, बड़े उत्साहित थे कि भारत के बारे में वो जानना चाहते थे। इसलिए उनके मन में कई सवाल उठते थे। पहला सवाल क्या था कि आखिर भारत है क्या, अतीत में वह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है, यानी पुराने समय की किन विशेषताओं को लेकर आज के जो है वो उसकी अगुवाई करता है, यानी इसकी पहचान क्या है, उस पहचान के बारे में भारत है क्या, पुराने समय में किस चीज़ की विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था, उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया, यानी भारत ने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया और आज उसके पास ऐसा क्या है जिसे मजबूत कहा जा सकता है, और आज के ये जो विश्व है, आज का जो विश्व है आधुनिक विश्व, इसके अंदर वो अपना तालमेल कैसे बिठा सकता है। इन सब बातों को लेकर नेहरू जी के मन में जो है सवाल उठते रहते थे। क्या सवाल उठते थे नेहरू जी के मन में? ऐसा था कि भारत जो है प्राचीन शक्ति माना जाता है, लेकिन भारत क्या था और वो पुराने समय में किन विशेषताओं को जो है प्रतिनिधित्व करता था, और जो भारत है प्राचीन की जो शक्तियाँ हैं उसकी उन क्या शक्तियाँ थी, और उसने अपनी शक्तियों को कैसे खो दिया। आज उसके पास ऐसा क्या बचा हुआ है जिसको लेकर हम उसको मजबूत कह सकते हैं, और आज के जो आधुनिक विश्व है उसके साथ वो अपनी तालमेल, मेलजोल, सामंजस्यता ये किस प्रकार वो बिठा सकता है। इन सब सवालों के से वो हमेशा घिरे रहते थे, तो इन सवालों की तलाश में थे वो। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आज का क्या है? दूसरा प्रश्न है कि लेखक ने सिंधु घाटी की सभ्यता मोहनजोदड़ो के विषय में क्या बताया था। अब जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उनके बारे में उन्होंने अध्ययन किया। क्यों किया? क्योंकि वो भारत के वर्तमान को समझने के लिए अतीत को समझना जरूरी था, यानी नेहरू जी भारत के वर्तमान को समझना चाहते हैं और उसके लिए हमें उसके अतीत को समझना जरूरी। किसी के आज को जानने के लिए उसके कल का पता होना जरूरी है। इसी दृष्टि से उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता का अध्ययन किया नेहरू जी ने, और उन्होंने इसके विषय में कहा कि 5000 वर्ष पूर्व निर्मित होने वाली यहाँ की सभ्यता पूर्ण विकसित और आधुनिक सभ्यता थी। क्या बताया नेहरू जी ने कि जो भारत की जो सिंधु घाटी की सभ्यता है ये भारत का आधार है, ये 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता थी, उसके बावजूद भी ये एक पूर्ण विकसित थी, और इसी से भारत की आधुनिक सभ्यता का इसी सभ्यता को भारत की आधुनिक आज का जो भारत है उसका आधार माना गया नेहरू जी के मुताबिक। नेहरू जी को क्या मानना था कि भारत के मैंने जब पुराना इसके अतीत को जानना चाहा, मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन किया, मुझे पता लगा कि 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है, लेकिन ये पूर्ण विकसित सभ्यता थी, और आज की जो भारत है उसके जो नींव है उसका जो आधार है वही सभ्यता है। यहाँ की संस्कृति एवं सभ्यता सदैव परिवर्तनशील और विकासशील रही। जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, यानी मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो की वो सभ्यता बहुत ही परिवर्तनशील थी, बहुत ही विकासशील थी। दूसरी संस्कृति और सभ्यताओं का उस पर कोई संपर्क होने से उस सभ्यता का मतलब जड़ों को हिलाना चाहिए, यानी दूसरी उस समय की और भी बहुत सी ऐसी जो सभ्यता संस्कृतियाँ थी, लेकिन उन संस्कृतियों का भारत की प्राचीन संस्कृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। यानी कहने का मतलब है कि उसका जो आधार है मजबूत था, वो पूर्ण विकसित थी, इसलिए उसको किसी दूसरी संस्कृति या सभ्यता का सहारा नहीं लेना पड़ा। तो ये था नेहरू जी के द्वारा प्राचीन भारत को जानने के लिए उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी जानना चाहा, और उन्होंने यहाँ से ये निष्कर्ष निकाला कि इतनी पुरानी सभ्यता होने के बावजूद ये पूर्ण विकसित सभ्यता थी, और आज के भारत का जो आधार है वो यही सभ्यता है। तो आज का हम करते हैं तीसरा प्रश्न। नेहरू जी के अनुसार भारत में आए विदेशी यात्रियों और विदेशी साहित्यों को हमें अध्ययन क्यों करना चाहिए। अब नेहरू जी का ऐसा इसलिए मानना था क्योंकि प्राचीन जो यात्री आए थे और जो प्राचीन साहित्य है, विदेशी साहित्य, उनके अंदर भारत के अतीत के बारे में लिखा गया, भारत की विशेषताएं बताई गई है।
इसलिए हमें इन जो उनके साहित्य है उन साहित्यों का हमें अध्ययन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि प्राचीन यात्री आए थे या प्राचीन जो साहित्य है विदेशी, उन साहित्यों के अंदर भारत की जो सभ्यता की विशेषता है वो उल्लेखित है, और हमें उनका अध्ययन करने से हमारे भारत के अतीत के बारे में, हमारी सभ्यताओं के बारे में हम पता चलता है, इसलिए हमें उसका अध्ययन करना चाहिए। ये था आपका तीसरा प्रश्न। आज का चौथा प्रश्न क्या है? नेहरू जी कुंभ के स्नान पर्व पर हैरान क्यों हुए? नेहरू जी है जो कुंभ पर्व था, हमारा जो कुंभ का स्नान होता है जो गंगा नदी पर होता है, उस स्नान पर्व को देख रहे, उस त्यौहार को देख रहे वो इतने आश्चर्यचकित क्यों हुए? नेहरू जी जब कुंभ स्नान पर्व को देखा तो वो बड़े हैरान हुए। हैरान क्यों हुए? क्योंकि यह पर्व सदियों से बराबर चला रहा है, यानी पुराने समय से ही ये चला आ रहा है। आज का ये नया त्यौहार नहीं था, ये पुराना त्यौहार था। कुंभ का जो स्नान है वो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन इतने वर्ष पुराने होने के बाद में भी गंगा नदी के जो स्नान का महत्व है वो आज भी वैसा का वैसा ही बना है। ये चीज़ देखकर उनको बड़ी हैरानी होती है। भारत की न जाने कितनी पीढ़ियाँ इस नदी में स्नान कर चुके हैं, और निरंतर उनका लगाव इस नदी के साथ बना हुआ, इसकी पवित्रता के साथ बना हुआ है, उसकी आस्था के साथ बना हुआ है। हज़ारों वर्षों से भारत के कोने कोने से लोग यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं, और आज भी यह आस्था व विश्वास गंगा के प्रति बना हुआ है। अब नेहरू जी की हैरानी का कारण क्या था? नेहरू जी हैरानी का कारण था कि ये जो हमारा पर्व है ये बड़ी सदियों से चला रहा है, लोगों में गंगा नदी के स्नान के प्रति आस्था वैसी वैसी बनी है, न जाने कितनी पीढ़ी इसमें स्नान कर चुकी है, लेकिन आज भी उसकी आस्था और विश्वास गंगा नदी के प्रति ऐसे बना, क्योंकि भारत के कोने कोने से आज भी बहुत से लोग इसकी पवित्रता और उसकी आस्था के प्रति अपने आप को, मतलब इसमें स्नान करके अपने आप को वो आनंदित महसूस करते हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो इस चीज़ को लेकर वो बड़े हैरान थे। ये था आज का चौथा प्रश्न। आज का पांचवा और आखिरी प्रश्न इस वीडियो का। तो आज का आखिरी प्रश्न ये है कि भारत के अतीत की झांकी शीर्षक के अंत में नेहरू जी ने क्या निष्कर्ष निकाला? अब नेहरू जी ने जब भारत के अतीत को पढ़ा तो उसको पढ़कर उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला? भारत के अतीत के अध्ययन से पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ही प्रभावित हुए। जब उन्होंने भारत के अतीत का अध्ययन किया तो वो बड़े प्रभावित हुए, और वे इसके अध्ययन के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे। उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? वो जब भारत के अतीत को पढ़ लेते तो उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत की सभ्यता और संस्कृति चाहे कितनी प्राचीन क्यों ना हो, किंतु उसका महत्व आज भी बना हुआ है। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है वो बहुत पुरानी है, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है कि वो पुरानी है। महत्व ये है कि आज भी उसका महत्व बना हुआ है, यानी भारत की सभ्यता और संस्कृति प्राचीन होने या पुराने होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका महत्व आज भी बना हुआ है। क्योंकि आधुनिक भारत की नींव का जो आधार है वो हमारी भारतीय पुरानी सभ्यता ही, पुरानी संस्कृति ही है। आज का जो हमारा भारत है इसका जो आधार है वो हमारी प्राचीन संस्कृति और प्राचीन सभ्यता ही है। इस निष्कर्ष पर नेहरू जी पहुंचे थे कि हमारा इतिहास जितना पुराना है ना उतना ही मजबूत है, और आज के भारत का जो आगाज़ है वो उस सभ्यता की और संस्कृति के आधार पर ही हुआ है। तो ये थे आज के 5 प्रश्न। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आए होंगे। समझ में आए तो आप क्या करना है, इन प्रश्नों को अच्छे से याद करना है और अपने नोटबुक के अंदर इनको लिखना है। तो आज की वीडियो में यही समाप्त करते हैं, बाकी रहे प्रश्नों को हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद,